दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत है एजुकेशनल चैनल प्रबल पाठशाला में। मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड का शुरू होने वाला है और हम लोग तैयारी में जुट चुके हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास की बात करने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? और इसका आंसर होगा आपका यूनान। क्या होगा? यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना। उसके बाद यूनान को क्यों कहा जाता है इसके विषय में हम लोग जानेंगे डिटेल्स में, जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। उस समय हम अगर शॉर्ट में कह दूं कि जो तमाम संस्कृति, भाषा, खेल, तमाम चीज़ का जो उद्भव हुआ है, जो आज यूरोप में आपको दिखता है, उसका कहीं ना कहीं उद्भव जो है वो यूनान में ही हुआ है। जो आज ओलंपिक खेल भी होता है उसका भी शुरुआत यूनान से ही है, इसलिए इसका आंसर यूनान होगा आपका। और अब आगे बात करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि तोकीन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है। तोकीन को हम लोग टोकन समझेंगे। टोकन क्या होता है? टोकन कोई एक अमूर्त वस्तु होती है जिसको लेकर के हम कहीं प्रवेश करते हैं। तो ये कुछ व्यवस्थाएं वियतनाम में बनी हुई थी जिसके कारण लोगों को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता होगा। तो बाद में फ्रांस वहाँ पे शासन करता था और जो वियतनाम था, वियतनाम, इसका आंसर आपका होगा वियतनाम। वियतनाम के ऊपर फ्रांस शासन करता था और जो है कि आपका उसने वहाँ पे स्कूल चालू किए थे ताकि जो फ्रांस के, जो वियतनाम के लोग हैं वो फ्रांस के रंग में रंग जाए। और उसने टोकन वहाँ पे चालू किया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि जाके 1945 में फ्रांस ने उसको वहाँ से वो लोग चले गए और उनको छोड़ा, वहाँ से वो आज़ाद हो पाए वियतनाम के लोग। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ इसमें डिटेल हम लोग करेंगे, बट देखिए ये पूर्ण हुआ है 1871 के अंदर पूर्ण हुआ है इसका एकीकरण। 1871 में पूर्ण हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो सिंपल सा बात है, आप जान रहे हैं कि लुई फिलिप जो है वो फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। ये 1830 के लमसम में फ्रांस का राजा बना था, फ्रांस का शासक बना हुआ था चार्ल्स टेन के बाद। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र गुट में शामिल नहीं था। तो इसमें जर्मनी शामिल नहीं था, बाकी रूस, फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह शामिल थे और जर्मनी इसमें शामिल नहीं था। तो इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा मित्रों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कहाँ का था आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और भारत में किसे कहते हैं हम लोग लौह पुरुष? ये बिस्मार्क भी वहाँ का लौह पुरुष ही था। और भारत में हम लोग किसे कहते हैं लौह पुरुष? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देख रहे हैं कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? मतलब कौन सा ऐसा देश था जो बोहेमिया पे शासन कर रहा था? इसका उत्तर होगा मित्रों पोलैंड। पोलैंड होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? विलियम प्रथम सम्राट बना कहाँ का? जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण जब हो गया तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जो है कि आपका विलियम प्रथम वहाँ का सम्राट बना था। ये हम सभी जानते हैं मित्रों। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई? फ्रांस की क्रांति के बाद। आप जान रहे हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप। फ्रांस की क्रांति के बाद जो वहाँ का शासक लुई 16वां था उसको फांसी की सजा दे दी गई थी। और उसे कब दी गई थी फांसी की सजा? तो इसका आंसर होगा मित्रों देखिए 1793 बी होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा, 1793 होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका आपके सामने है मित्रों। देखिए आप किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक मतलब क्या होता है? संघात्मक मतलब होता है दो स्तरीय व्यवस्था, एक केंद्र और दूसरा राज्य। तो कहाँ नहीं है इसका उत्तर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है ऐसे, हम इसको टिक कर दे रहे हैं मित्रों। इसका उत्तर होगा चीन। चीन नहीं है। चीन को आप, चीन के बारे में एक बात और आप जान लीजिए कि चीन जो है वहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था है, वहाँ दो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। तो संघात्मक व्यवस्था भी नहीं है और एक दलीय व्यवस्था ही वहाँ बनी हुई है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर आ रहा है हमारा। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? ये था आपका उत्तर है ए विक्टर एमैनुअल। विक्टर एमैनुअल जो था सार्डिनिया आपका समझ सकते हैं, ये आपका एक स्टेट है इटली का, और वहाँ का शासक विक्टर एमैनुअल था, और इन्हीं के नेतृत्व में उसका इटली का एकीकरण हुआ था। अगला जो प्रश्न है मित्रों हमारे सामने कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? कौन नायक था भैया? तो इसमें से सभी थे, इसमें से सभी नायक थे, क्योंकि वो तो राजा था विक्टर इमैनुअल, बट ये तमाम जो लोग थे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। चाहे वो आपका मेज़िनी हो, चाहे काउर हो या गैरिबाल्डी हो। मेज़िनी जो था वो गुप्त संगठन चलाता था और उसने ही पहले इटली के एकीकरण का विचार रखा था, और उन विचार को मूर्त रूप देने का काम काउर और गैरिबाल्डी जैसे सेनायकों ने करने का काम किया था। मित्रों चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया है? मतलब क्षतिपूर्ति में देखिए आप जान रहे हैं कि जो आपका जर्मनी है वो आपका जो है कि वियना कांग्रेस के अंदर उसके साथ जो मतलब कि आपका ये जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जो उस पर ब्लेम लगाया गया था, उसके ऊपर जो क्लेम किया गया था, उसमें उसके ऊपर जो आपका है कि राशि को, क्षतिपूर्ति की राशि को कम कर दिया गया था, वो आपका वियना सम्मेलन है मित्रों। वियना सम्मेलन इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? फिर वो उस क्वेश्चन को दोहरा दिया गया है इसके अंदर। हम सभी इसका ऑलरेडी आंसर जान रहे हैं मित्रों कि मेज़नी, काउर और गैरिबाल्डी, ये तमाम होगा, इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखने जा रहे हैं कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल, हीगेल का नाम सुना होगा आपने। हीगेल किसका मित्र था? हीगेल किसका मित्र था? कार्ल मार्क्स का मित्र था। और हीगेल और कार्ल मार्क्स ने मिलकर के समाजवाद, साम्यवाद की विचारधारा को लाने का काम किया था। और देखते हैं कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो इसका उत्तर भी जर्मनी दे रहा है मित्रों। जर्मनी को टिक कर रहा हूं मैं, जर्मनी हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर नेपोलियन बोनापार्ट हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए मित्रों। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? कब हुई फ्रांसीसी क्रांति? ये तो कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे कहा था, बट मैं यहाँ आपको आंसर बताने जा रहा हूँ मित्रों। देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है वो 1789 में हुई है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई है। और उसके बाद मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो एक संगठन है जिसका नाम कार्बोनारी है, जो कि गुप्त संगठन था, और उसका सदस्य था मेजनी। और मेजनी जो था उसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मतलब उसकी विचारधारा के आधार पर ही वहाँ पे एकीकरण हुआ था। इसलिए इसका आंसर भैया कार्बोनारी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय जो है आपका वो जर्मनी के अंदर है। कहाँ है? जर्मनी के अंदर है वो स्थित, जर्मनी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कोसुथ का संबंध किस देश से है? कोसुथ जो था वो आपका एक वहाँ का राजनीतिक एक नेता थे। कहाँ के? हंगरी के वो नेता थे, और ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करने का काम किया था। कोसुथ ने किया था। ये हंगरी से बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था, वियना कांग्रेस में जो भी देश थे वो सारे लोग राजतंत्र को स्थापित करने वाले लोग थे, राजतंत्र को सपोर्ट करने वाले लोग थे। और इसका आंसर होगा राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्र को परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो राजतंत्र को फिर से स्थापित करना चाहते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर था भैया यूनान का निवासी था। यूनान जो हमने पढ़ा अभी तुरंत, ग्रीस जिसको बोलते हैं आज के टाइम में हम लोग, तो यूनान का निवासी था सिकंदर। देखिए सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन, हाँ जलवेरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आता ही है और आएगा ही। देखिए हर जगह बोर्ड में आया है, सब लिखा हुआ है। जलवेरिन जो था वो व्यापारियों का एक संगठन था। किसका संगठन था? व्यापारियों का था। व्यापारियों का एक संगठन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वह वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन, वही वियना सम्मेलन
जो राजतंत्र को स्थापित करने के लिए किया गया था। ये सम्मेलन हुआ था 1815 के अंदर। कब हुआ था? 1815 के अंदर हुआ था यह सम्मेलन, 1815 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है काउंट काउर। काउंट काउर जो है आपका, काउंट काउर जो है आपका वो काउंट काउर, काउंट काउर, हाँ, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? वो उसका प्रधानमंत्री था। उसका वो क्या था? प्रधानमंत्री था उसका, वो प्रधानमंत्री था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? मान इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो, इसके विरुद्ध में कौन था? सबसे बड़ा उसके पीछे था भैया ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया था। उसके बाद जो है कि आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार बिस्मार्क था, जिसने लौह एवं रक्त की नीति लगाया था। मतलब लड़ करके उसने जर्मनी को एकीकरण करने का काम किया था, जिसको हम लोग आयरन मैन भी कहते हैं, जो भारत में एक उपमा दिया गया है एक व्यक्ति को, एक व्यक्तित्व को। आपको बताना है कमेंट में। ये हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है उसे कहा जाता है आपका वास्तुकार। फिर अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में संबंध किसका नहीं है? तो बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एकीकरण में उसका संबंध है, इटली में नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रांस में हुआ भाई संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। क्या स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। राजतंत्र तो होगा मगर कुछ नियम कानून कायदे होंगे, संविधान होगा, इस तरह का सिस्टम चालू हुआ। अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था 1871 में हुआ था। देखिए इसका आंसर भैया 1871 दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप और यंग इटली भी एक है, इसमें हालांकि दिया नहीं है, बट यंग यूरोप और की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा मेजिनी ने की थी। इसने कुछ गुप्त संगठन बनाए थे जिसमें आपका यंग यूरोप भी था और यंग इटली भी था, जिसमें आपका मेजिनी इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा मेजिनी हो जाएगा। फिर अगला है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर भैया तुर्की होगा। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। और आगे अब हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड, सो कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अब तो थोड़े ही क्वेश्चंस हमारे पास है, बट अब इसको क्लियर करते हैं हम लोग। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो सेडॉन का युद्ध हुआ था, सेडॉन में हुआ था। देखिए आप इसको याद रखिए, सेडॉन, सेडॉन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी क्या करता था? तो वो एक नाविक था। गैरिबाल्डी क्या था भैया? वो नाविक था, ठीक है, वो नाविक था। अगला क्वेश्चन है रूसो किस देश का दार्शनिक रहने वाला था? रूसो कहाँ का था भाई? तो रूसो था फ्रांस का था। रूसो कहाँ का था? फ्रांस का था। और नेपोलियन बोनापार्ट भी फ्रांस का था, और उसने एक टिप्पणी किया था कि अगर फ्रांस में रूसो पैदा नहीं होता तो फ्रांस के अंदर क्रांति नहीं होती। समझ रहे बात को आप? अगला क्वेश्चन जो है 36 नंबर इसका क्वेश्चन है कि 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये संधि जो हुई थी भैया तुर्की के साथ हुई थी। इसका आंसर दिया है तुर्की। इसका आंसर है तुर्की के साथ हुई थी। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? पूरा हुआ, ये हुआ सीडान का युद्ध के साथ हुआ था जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी और किसके साथ? फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था, और फिर ये संधि नहीं, युद्ध हुआ था, और फिर उसका एकीकरण हो गया था, ठीक है। और जर्मनी का कौन था सेनानायक? बिस्मार्क था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीडान का युद्ध कब हुआ था? देखिए सी नंबर 1871, और इसके साथ ही जो है जर्मनी का एकीकरण हो गया सीडान के युद्ध के साथ ही 1871 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक वही जो वियना कांग्रेस का नेता था, ऑस्ट्रिया का वो चांसलर था, उसका पतन कब होता है? उसका पतन होता है मई 1848 के अंदर होता है। मई 1848 के अंदर होता है मेटरनिक का पतन। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जिस समय सीडान का युद्ध हुआ उस टाइम में ही हुआ, 1871 में हुआ है मित्रों। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है।
वियना सम्मेलन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए ये सवाल फिर से आ ही गया, मैंने जो बोला वो आ गया। देखिए वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सम्मेलन का अध्यक्ष था मेटरनिक। मेटरनिक था, जो आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मीन्स प्रधानमंत्री का ही पद है वहां पे। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो, गीजो कहाँ का था? गीजो फ्रांस का था। गीजो कहाँ का था? फ्रांस का था गीजो। नेक्स्ट है सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा, सेडोवा का युद्ध आपने सुना है उसके बारे में। सेडोवा का युद्ध जो हुआ है वो आपका हुआ था किसके बीच में हुआ था? देखिए इसका आंसर ऑस्ट्रिया और प्रसा। प्रसा क्या है? प्रसा जो है वो जर्मनी का एक बहुत बड़ा राज्य था और इसी के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। परसा को प्रसिया भी कहा, परसा है, और ये इसी के नेतृत्व में आपका उसका एकीकरण हुआ था। बाद में इसका विलय जो है जर्मनी में हो गया। किस वर्ष यूनान, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44 नंबर, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष घोषित किया गया? बी नंबर इसका आंसर 1832 के अंदर किया गया है। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर होने जा रहा है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? मतलब नेपोलियन जब राजा बना था, शायद 1801 के लमसम वो राजा बना था, बट उसने नेपोलियनिक कोड स्थापित किया था, उसकी शुरुआत की थी 1804 के अंदर। कब शुरू किया था? उसने अपने कुछ कानून बनाए थे, वो 1804 में लागू किया था उसने। और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये शासक था चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम ने क्यों कहा था भाई अंग्रेजी राजा के बारे में? इसलिए कहा था क्योंकि वहां पे आपका संसदीय राजनीति शुरू होने जा रही थी, और जो ये चार्ल्स दसम था वो बिल्कुल ही राजतांत्रिक विचार का था और राजा के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। इसलिए उसने अंग्रेजी राजा की आलोचना के रूप में कहा था कि इससे अच्छा है भैया हम लकड़ी काट के लकड़हारा बन जाए, मगर वहां का राजा ना रहेंगे, हम ना बनेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। देखिए किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? ये भैया किसने कहा था? तो मेटरनिक ने ही कहा था। मेटरनिक जो था वो आपका पुरातनपंथी था, राजतंत्र का संस्थापक था, और वो जानता था कि जब भी क्रांति हुई है, और आपने जब फ्रांस की क्रांति पढ़ा है तो आपने देखा है कि फ्रांस में कब कब क्रांतियाँ हुई हैं। 1789 में हुई, फिर 1815 में किस तरह से उसको समाप्त किया गया, इसको आपका नेपोलियन को। उसके बाद 1830 में देखते हैं, 1848 में देखते हैं। इसलिए कहता है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब क्रांति की शुरुआत वहीं से होती है, फ्रांस से, और सारा यूरोप में ये छिड़ जाता है। तो ये कहा था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने। और बस अब दो ही क्वेश्चन बचा है। एक है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा था? ये दोबारा क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। इसका डिटेल मैंने दे दिया था आपको कि तमाम चीज़ों का जड़ जो है आपका यूनान ही है। यूनान, यूनान। आखिरी क्वेश्चन है मित्रों, कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनेरी क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, और इसका सदस्य था कौन? मेजनी था। और इसका स्थापना जो हुआ है आपका हुआ है, कब हुआ है भाई? तो 1810 में हुआ है इसका। 1810 के अंदर हुआ है। देखिए 1810 इसका आंसर होगा। और इसी के साथ ये वीडियो जो है आपका समाप्त होता है। आप लोग बताइएगा मुझे कैसा लगा। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिटेल से बताऊंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा। बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं आपका, वो सारा आप आसानी से हल कर पाइएगा। पूरे डिटेल के साथ देखने के लिए, समझने के लिए हमारे इस वीडियो को आप देखें। मेरे चैनल प्रबल पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।